हाय आई एम विनी और मैंने अपनी 8 साल की बहन को एक डायरी गिफ्ट की थी एंड शी ड्रू सम आर्ट ऑन इट फ्रूट्स. सो इफ़ समवन वर टू पुट अ गन टू माई हेड एंड आस्क मी कि आपको इसके अंदर मीनिंग ढूंढने हैं, आई एम श्योर मैं और आप दोनों उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग ढूंढ सकते हैं. जैसे कि मेरे 20 वर्ष के जीवन में मेरे घर में ब्लूबेरीज़ नहीं आई हैं, तो इस बच्चे के फेवरेट फ्रूट्स में ब्लूबेरीज़ कहाँ से आ गई. बट हैज़ माई इशू विद द स्टेटमेंट दैट ऑल आर्ट हैज़ टू हैव मीनिंग बिकॉज इट सिंपली डजंट. जब आप ये एलिटिस्ट स्टेटमेंट बोलते हो, पहले तो आपने एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना दिया जिसने सारे उस आर्ट को एक्सक्लूड कर दिया जिसके अंदर आपके हिसाब से शायद मीनिंग ना हो. एंड दूसरी बात, मीनिंग आता कहाँ से है? या तो आर्टिस्ट इम्प्लाई करता है या फिर ऑडियंस खुद से इंटरप्रेट कर लेती है. तो मीनिंग इज़ समथिंग सब्जेक्टिव. तो आपके हिसाब से शायद जो चीज़ मीनिंग ना हो दूसरे इंसान के लिए इंटेलेक्चुअली मीनिंगफुल हो सकती है. एंड द सेकेंड थिंग इज़, जब आपने ये क्राइटेरिया सेट किया है, सेट भी नहीं किया, आपने इम्पोज किया है, तो आपने बहुत सारी बाकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट को कम्प्लीटली साइड लाइन कर दिया. जैसे कि द क्राफ्ट्समैनशिप और द स्किल सेट दैट इट टेक्स और द सेंटिमेंट्स दैट इट्स कमिंग फ्रॉम. सो दिस इज़ माई इशू विद द स्टेटमेंट. बट द रीज़न दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज़ बिकॉज ये स्टेटमेंट खुद से इम्प्लाई हो जाती है जब हम एक दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि है दैट ऑल आर्ट इज़ पॉलिटिकल. एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन दैट कम अप जब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड पॉलिटिक्स. So questions come up like, can art be political? Should it be political? And the one that we just talked about, is all art political? We are talking about political art. I should tell you about the 4 major functions that political art serves. फर्स्ट वन इज़ सोशो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन. तो आप सोसाइटी और पॉलिटिक्स की रियलिटी और इशूज़ दिखाने के लिए आर्ट का सहारा ले सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ मोस्ट पीपल गेट टू नो अबाउट दीज इशूज़. एंड सेकेंड वन इज़ प्रोपेगेंडा. तो आप लोगों के जहन में पॉलिटिकल ओपिनियंस भरते हो एंड विद एन एजेंडा, मे बी गवर्नमेंट के लिए या फिर मे बी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. आप ये ओपिनियंस उनके दिमाग में विद एन एजेंडा भर रहे हो, एंड दैट इज़ प्रोपेगेंडा. एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटेस्ट. आप किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन या एक्शन को डिसअप्रूवल दिखाना चाहते हो, एंड टू डिसअप्रूव यू आर यूजिंग आर्ट, दैट इज़ सिंपली प्रोटेस्ट. एंड द फोर्थ वन इज़ सैटायर. इसके अंदर जो आर्टिस्ट है वो अपना ह्यूमर या आयरनी निकाल कर लोगों को इशूज़ से रूबरू कराता है, दैट इज़ सैटायर. सो दिस इज़ द पोर्ट्रेयल. ये पोर्ट्रेयल या फिर आर्ट एक बार जब पब्लिक डिस्कोर्स या ऑडियंस के बीच में पहुंच जाता है, सो देन दिस टर्म कम्स अप, इट्स कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग. तो जो ऑडियंस है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और पोजीशन के हिसाब से ही उस आर्ट का अपना अपना मीनिंग बनाएगी. एंड आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर इट, द फिल्म कॉल्ड इरिवर्सिबल बाय गैस्पर नो. So this is something that I watched when I was 16. I was on a drill on watching everything that could traumatize me, and it made me uncomfortable, and it made me so uncomfortable I puked. पर दैट इज़ द पॉइंट, दैट वाज द पॉइंट ऑफ द फिल्म. एंड अगर कोई इशू मुझे इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर रहा है, देन इट गेव मी द मैसेज कि मुझे देखने में इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो पीपल एक्चुअली गो थ्रू दैट इशू, एंड दैट गेव मी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग फिल्म एज वेल. बट every person that watched it had a different review of it, right? Every person had a different perception of it, और लोगों के reaction were so different to it. There must have been some sick bastards that might have liked it, and there must have been people जिनको वो vulgar लगी and they found it extreme, while there must have been people like me also that don't have a problem with how extreme the film was, but also think that the people that watch it, they should know how extreme it is देखने से पहले, so that they can know what they are getting themselves into. I found this study on relationship between art and politics from a Turkish university, and I'll read the part that I found fascinating, but मैं पूरी study का link अपने description में लिख दूँगी. So it is, at the end of the study, it was determined that art contributes politics in different areas such as critical thinking, aesthetic, directing societies, providing peace and order. Also, it has been obtained that from the study that art-specific politics is directly proportional to the art worldview, or beauty is human-specific.
Also, it has been determined that artists should have a say in politics, but artists gone into politics cannot act as artists as they before did. On the other hand, it was determined that art and artists affect societies without reflecting on political opinions and preserving own artistic identity. It was recommended that art must inform society about communal, social, and economic problems. Both artists and politicians must be leading in order to reach art's deserved position or target expected. And something that K1, the first participant, said really stuck with me. I'll read the part that I really liked. So, though aim of politics seems to be the human being's happiness, politics is about having others subdue and produce works in compliance with definite terms. Art is impossible to be imperfect. Thus, political brains can achieve perfection in economy, education, and architecture by following the artist. Most of the respondents think that artists should have a say in politics, but add they cannot sustain their position as artists in politics. A lot of art that we're just talking about in one word, the political art, it has within it a lot of resistance. We're talking about censorship, a well known debate. India has many historical examples where artistic expression has clashed with political and social sensibilities. During the emergency in 1975 to 77, the press, literature, and films faced severe restrictions, with many artists and writers either silenced or forced into self censorship. Most recently, films like Urta Punjab, which depicted the drug crisis in Punjab, faced significant cuts by the Central Board of Film Certification. These instances highlight how censorship, that is a tool of control, paradoxically fuels greater public curiosity and debate. अगर कोई मुझे बताएगा कि एक नई फिल्म आई है या there's an article or there's a book that has been censored because of its political message, I am definitely going to be more curious about it, and I'll want to know what it is, and I'll want to know what my opinions on it would be. The British government's approach towards Indian press varied from time to time. The period from 1908 to 1935, it witnessed the enactment of numerous press legislation to curb the anti-British tone of the Indian press. The Press Act of 1910 particularly hit the Indian papers hard. It empowered the local government to demand a security fee for any offensive content against the government. There was a Bengali artist, Chitta Prasad. His sketches of the Bengal famine were banned, and all copies of the booklet in which it was published were destroyed. As I write, this question comes to me: what's worse, or for a better word, more strong in effect? Censorship by authority or skepticism from the public? Well, both have very different impacts because दोनों बहुत ही fundamentally different हैं. When authority censors art, they either suppress the access to it entirely or they modify it forcibly. तो audience उसके साथ interact ही नहीं कर सकती है, and it becomes inaccessible, and sometimes it can also, gain the underground cult status. However, public skepticism, when audiences are divided, reluctant, or evolving in their opinions, tends to be a slower, more organic process. For example, Satyajit Ray's Patthar Panchali was initially criticized for its portrayal of rural poverty, but later it became a global cinematic masterpiece. In terms of impact, censorship by authority is much more immediate and absolute. It can erase art from the mainstream, restrict its reach, and it can force the artist into exile or worse, silence. However, public skepticism is more dynamic, allowing for discussion, reinterpretation, and eventual acceptance or rejection. While authorities' power is stronger in the short term, the public's evolving perception holds greater long-term influence. This clip from movie Party from 1984 is the first thing that came to my mind when I decided this topic. जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है? उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? मुझे इस बहस में क्यों उलझा रहे हैं? सीरियसली?
आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, यह उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। यह प्रोटेस्ट केवल राजनीतिक था, सामाजिक या आध्यात्मिक था, इसका विश्लेषण करना आसान नहीं है। लेकिन कलाकार के मन में प्रोटेस्ट का, विद्रोह का जज्बा बहुत शक्तिशाली था। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। वैसे डॉक्टर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कलाकार के प्रोटेस्ट को एक व्यापक विद्रोह का रूप देने के लिए उसे किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक ऐतिहासिक क्षण में जब बहुत से कलाकार एक विशेष प्रकार की चेतना, एक विशेष प्रकार की सेंसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो खुद ब खुद एक मूवमेंट शुरू हो जाती है जो सीधे जनसाधारण के दिलो दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, व्यक्ति के निजी सुख दुख का क्या? आपका दर्शन तो उसे तुच्छ मानकर धिक्कारता है। हमारा हर सुख, हर दुख सामाजिकता और राजनीति से संबद्ध होना चाहिए। हर बार ये आग्रह क्यों? व्यक्ति के निजी सुख दुख के साथ कोई बैर नहीं, पर अगर वो रचना के रूप में कलात्मक स्तर को नहीं छू पाता, कोई नई दृष्टि नहीं देता, तो किस काम का? डॉक्टर साहब, कभी कभी मुझे यह संदेह होता है कि जब हम सोशल कमिटमेंट की शर्त लेकर चलते हैं तो कला का दर्जा छोटा तो नहीं हो जाता? हम कैसे तय कर सकते हैं कि एस्थेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कमिटमेंट? फिर सोचता हूं ये सब सवाल बेमानी है, क्योंकि हमें चुनने की आजादी नहीं है। हम लिखते हैं क्योंकि हम लिखे बगैर रह नहीं सकते। अमृत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया है क्योंकि उसे वही अपना रास्ता जान पड़ता है। सबसे अहम बात यह कि हमने अपने लिए जो काम चुना है उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं या नहीं। भरत, एक सवाल का जवाब दो। हमारे इर्द गिर्द जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में कोई मॉरल स्टैंड लेना चाहेंगे या नहीं? एक इंसान होने के नाते जरूर लूंगा। और कलाकार के नाते? जरूरी नहीं। इसका मतलब एक ही आदमी में दो किस्म की मॉरल कमिटमेंट होती है? हो सकती है। अगर वो आदमी कलाकार है तो दो अलग अलग स्तरों पर वो लगातार जीता है। You're a coward. मॉरल स्टैंड लेने से घबराते हो और होशियारी से शब्द घुमाते हो। नहीं, असल में मेरा स्टैंड ज्यादा मॉरल है। अगर मैं दो तरह की मॉरल कमिटमेंट्स रखने में गफलत करता हूं तो इंसान होने के नाते तो मैं भ्रष्ट हो ही जाता हूं, कलाकार होने के नाते भी ईमानदार नहीं रह पाता। कितने कलाकार मिलेंगे जो आपके दो स्तरों पर रहकर पूरी ईमानदारी से जी लेते हैं, बगैर समझौता किए? ये अलग सवाल है। अलग सवाल नहीं है भरत। कभी ना कभी भीतर का इंसान और कलाकार एक दूसरे के सामने पड़ जाते हैं और एक ही सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं। तभी निर्णय करना पड़ता है, करना ही पड़ता है कि हम कलाकार बनकर जीना चाहते हैं या इंसान बनकर। कभी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल उठे तो तुम क्या करोगे? When it comes to art and politics, there are many statements and questions like, can art be political? Should art be political? And of course, political art should be encouraged, even if that means having propaganda art floating out there. नल खाली नाम क्या है, कोई काम क्या है ये नहीं। पानी को घंटा दे ही नहीं रहा, उसमें कौन काम की? पानी आ ही नहीं रहा। पानी आ ही नहीं रहा, 2-3 साल से नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन ये है कि कैन आर्ट अफेक्ट पॉलिटिकल चेंज, ऑफ कोर्स इट हैज़ द पावर टू क्वेश्चन डोमिनेंट नैरेटिव्स। ये इनजस्टिस को एक्सपोज कर सकता है, इट कैन क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। बट एक स्टेटमेंट जिससे मैं बहुत ही हेविली डिसएग्री करती हूँ इज़ दैट ऑल आर्ट इज़ पॉलिटिकल, बिकॉज इट इज़ सिंपली नॉट। And one last thing, baby. That chicken was dry. Real dry. आर्ट क्रिटिसिज्म में एक थ्योरी है, एंटी एस्थेटिसिज्म। तो इट्स अ फिलोसॉफिकल या आर्टिस्टिक स्टैंस जो कि कन्वेंशनल ब्यूटी और हार्मनी और आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है। ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि आर्ट हैज़ टू बी विजुअली प्लीजिंग, यानी कि दिखने में प्लीजिंग। डिस्पाइट इट्स क्लेम कि आर्टिस्टिक एलिटिज्म को चैलेंज करता है, इट ऑफन बिकम्स एन एलिटिस्ट डॉक्ट्रिन इटसेल्फ।
ये ट्रेडिशनल ब्यूटी और क्राफ्ट्समैनशिप को डिसमिस कर रहा है क्योंकि ये इररेलेवेंट और शैलो है, बट इट ऑपरेट्स ऑन द अजम्पशन कि आर्ट मस्ट बी इंटेलेक्चुअली प्रोवोकेटिव और एक कंसेप्चुअल डीप मीनिंग होना चाहिए फॉर इट टू बी वैलिड, एंड इट इज इफेक्टिवली एक्सक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो कि सेंसरी प्लेजर और टेक्निकल मास्टरी या फिर इमोशनल रेजोनेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं. In doing so, anti-aestheticism turns into एक exclusive club जहाँ पर एक selected group of intellectuals खुद decide और dictate करते हैं कि real art क्या है. Anti-aestheticism fails on its own term क्योंकि instead of truly embracing artistic freedom, ये simply control mainstream institutions से shift कर intellectual elites को दे देता है, making it as dogmatic and restrictive as the systems that it claims to reject and इतनी डिस्कशन करने के बाद हम आर्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज आर्ट इज़ द थिंग दैट इज़ इनर्ट एंड इट इज़ नॉट लिविंग, बट आर्टिस्ट कैन स्पीक, he can act, he makes decisions, and he imbues the art with intent. The reason behind that is when an artwork enters public discourse, enters the engagement, then it has a life of its own. It becomes a symbol of critique, revolution or resistance, and it becomes a public vehicle of लोगों की perceptions, उनके ideas और उनके meanings. I once made a film called The Goddess, Devi. It dealt with religious dogmatism. It didn't attack religion as such. It attacked dogmatism, the extreme form of religion. But people were writing in the papers that, because Mr. Ray is not a Hindu, he was a Brahmo, he's making such films against Hinduism and all that. But they are stupid people, you can't take them into account. This happens in India all the time. And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. And so, you face this problem, but you make the kind of films, I make the kind of films that I want to make. I make the kind of films that I enjoy making, that engages my attention, my creativity. That's all I can do. And this shift of power from the creator to creation, इससे एक पैराडॉक्स बन जाता है कि डज द आर्ट ड्राइव पॉलिटिकल चेंज और डज द आर्टिस्ट. सो हिस्टोरिकली बहुत सारे मूवमेंट्स में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज़ हेल्पफुल, बट एक्चुअल मोमेंटम तब बनता है जब द पब्लिक और पीपल दे इंटरैक्ट विद दैट आर्ट. तो द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ आर्ट, उसमें आर्टिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट उससे भी बड़ा रोल ऑडियंस प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल, समधीश की वीडियोस पॉलिटिकल इफेक्ट तब लाएंगी अगर ऑडियंस भी ऐसी होगी जो कि एम्पैथेटिक हो, सरकाज़म समझे, आयरनी समझे और जो बेसिक नॉलेज समझने के लिए तैयार हो. एंड दिस होल चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट आर्टिस्ट मे सेट द स्पार्क थ्रू हिज आर्ट वर्क, बट इट इज़ द ऑडियंस जो कि अगर उस आर्ट वर्क से रेजोनेट करेगी और अपने डायलॉग और एक्शन में उसको लाएगी, तभी पॉलिटिकल चेंज ड्राइव हो सकता है. So in this way, the true agent of change is neither the art nor the artwork, but it is the collective public reception या फिर response that decides कि कोई art public transformation का catalyst बनेगा या फिर नहीं बनेगा.